Hello everyone, welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve the paper of Green Olympiad. ये जो पेपर है ये जो है लास्ट ईयर का है 2023 का। इसमें जो है लेवल 1 2 3 होता है और लेवल 1 कक्षा 4 और 5th क्लास के लिए होता है और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक संस्था है TERI टेरी। टेरी की फुल फॉर्म यहाँ पर नीचे दी गई है और जो कि लिखा गया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है पेपर और इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा पेपर जो है ग्रीन ग्रीन कलर से जो है में दिया गया है और इसके जो क्वेश्चन है वो भी ग्रीन इंक के साथ ही दिए गए हैं। दैट शोज कि ये एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली और एनवायरनमेंट को कैसे हम सेव कर सकते हैं उसकी कितनी जागरूकता है वो इस पेपर के थ्रू जो है चेक की जाती है। तो चलिए हम जो है पहले इसका जो लेवल 1 है क्लास 4 और 5 का उसके आज जो है 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल इसमें लेवल 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। आज फर्स्ट पार्ट के तहत हम 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिए गए हैं वो पढ़ते हैं एक एक करके। ये पेपर जो है 2023 लास्ट ईयर का है। अब की बार जो हुआ है उसको भी हम सोल्व करेंगे जो कि अक्टूबर के महीने में हुआ था। पहले हम ये पेपर सोल्व कर लेते हैं। लेवल 1 स्टैंडर्ड 4 5 पेपर हुआ था 2 नवंबर को। पहला क्वेश्चन है A national park is a protected area dedicated to the conservation of biodiversity. एक नेशनल पार्क है जो प्रोटेक्टेड एरिया के तहत जो है प्रोटेक्टेड एरिया के तहत उसको बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से संबंधित है वो। कंजर्वेशन मतलब होता है कि उसका संरक्षण किया जाता है ऑफ दैट रीजन। एक मतलब कि यहाँ दिया गया कि जो नेशनल पार्क है उसका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको देखते हुए उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसका संरक्षण दिया गया है। नेम इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। और जो नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ी सी हिंट दी गई है। वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था और वो उत्तराखंड में है और नॉर्दर्न इंडिया में है। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है और वो भी कौन से स्टेट में, उत्तराखंड में है और फर्स्ट नेशनल पार्क है। तो वो कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क ये तो राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क ये MP में है, मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क ये आसाम में है। तो एक ही ऑप्शन बच गया जिम कॉर्बेट। तो जो है जिम कॉर्बेट ही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में ही है। बाकी सब जो है अलग अलग स्टेट में दिए गए हैं। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? मैमल्स। मैमल्स जैसे हम लोग इंसान जो है उनके बारे में लिखा गया है। मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने बेबीज को फीड करते हैं क्या? जो है मिल्क। ऐसे ही बाकी के जो एनिमल्स हैं, है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी मैमल्स में हैं, लेकिन जो यहाँ एनिमल्स की बात की गई है, एनिमल्स जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और अपने बेबीज को फीड करते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। अब यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो लैंड मैमल है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बताना है। तो यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। जिराफ, ब्लू व्हेल, अफ्रीकन एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लू व्हेल तो जो है जलीय जीव है, एक्वाटिक एनिमल है, तो ये तो नहीं होगा। जिराफ, एलिफेंट है और हिप्पो के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही होगा वो होगा अफ्रीकन एलिफेंट। ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैमल है जो कि बच्चे जो है अपने बच्चों को फीड करता है मिल्क। क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स बट इंस्टेड गिव बर्थ टू इट ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ लिखा है कि नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक जो मछली की प्रजाति है, ये सारी मछलियां हैं, टूना, कैटफिश, ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन, ये सब जो है इनमें से बताना है कौन सी एक प्रजाति जो है वो अंडे नहीं देती बट जो है अपने बच्चों को जन्म देती है। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन की एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, ये अंडे नहीं देती बल्कि ये जो है बच्चों को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉनी कॉन शेप ट्रीज। कॉन शेप ट्रीज का मतलब होता है कि
ऐसे जो है ट्रीज कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, इस तरीके की शेप में, कौन किस शेप में, जैसे आपने देखा होगा जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जिसमें डाली जाती है कोन में, वो इसी तरीके की होती है, बस वो उल्टी होती है थोड़ी सी। तो जिन फॉरेस्ट में कौन से ट्री पाए जाते हैं इस तरीके के, उनको कैसे फॉरेस्ट कहेंगे? कोनीफेरस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट तो ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ये आंसर नहीं होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन्स रेंज में पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में, माउंटेन में पाए जाते हैं, और जो है ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं वे बर्फ का जो वेट है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अपनी पत्तियों को इस तरीके से वी शेप में बना लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है? डैश कंप्राइजेज ऑफ ऑल लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, कि ये बताता है कि इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट ऐसा है जिस पर ऑल लाइफ आपको देखने में मिलेंगी। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ऑल दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर पानी से संबंधित है, लिथोस्फेयर जो धरती से, जो हमारी जो लैंड एरिया है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और बायोस्फेयर जो है जहां पर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा डी, बायोस्फेयर कंपेराइजेज ऑफ ऑल लाइफ्स ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जो बायोस्फेयर होता है, आप वहां पर उसमें सारे जीवन के जो है एस्पेक्ट देख पाएंगे, चाहे वो एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स है, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स है, तो वो सारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस वेस्ट को कहते हैं जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब समाप्त नहीं कर सकते। Which color bean is used for decomposing non-biodegradable waste? अब ये बताना है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए हम कौन से कलर का जो है डस्टबिन यूज करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। अब यहाँ पर बात करें तो आप यदि हॉस्पिटल में या कहीं भी अपने आसपास देखेंगे तो इन चारों में से ही रखे जाते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। रेड जो होता है उसमें जो भी मतलब बीन है, जो भी वेरी डेंजरस थिंग्स होती हैं, जैसे हमारी इंजेक्शन होते हैं या अदर आइटम्स जो ब्लड से संबंधित होते हैं, उनको डाला जाता है। यहाँ पर डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात की गई है, तो इसका आंसर हमें लिखना होगा बी, ब्लू। ब्लू कलर का जो बीन होता है, डस्टबिन होता है, उसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को डालते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कंपोजिट फ्रॉम हाउसहोल्ड आइटम। यहाँ मतलब है कि आपको कंपोस्ट बनाना है, ठीक है, कंपोस्ट बनाना है, तो उसके लिए आप जो है हाउस होल्ड आइटम्स को, वेस्ट को लेते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम जो है कंपोस्ट बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं? पहला है अनयूज्ड बैटरी, दूसरा है ड्राई लीव्स, तीसरा है लेफ्ट ओवर फूड, फोर्थ है फ्रूट्स पील्स। पील्स का मतलब होता है छिलके। तो यदि ध्यान दें तो यदि हमें कंपोस्ट बनाना है तो हम सूखी पत्ती, बचा हुआ खाना, संतरा, केला, इन सब के पापड़ को मिला के हम कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन जो है यदि हम बैटरीज, अनयूज्ड बैटरी का उसमें डालेंगे तो वो हमारा कंपोस्ट खराब हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। सेग्रीगेशन लीड्स टू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि चीजों को अलग अलग करना। जैसे हमारे घर में गीला कचरा कचरा भी होता है और एक सूखा कचरा भी होता है, तो हम यदि एक ही में डाल देंगे तो वो जो है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा। यदि हम गीले कचरे को अलग डालेंगे और सूखे कचरे को अलग डालेंगे तो ये हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, यदि हम दोनों अलग अलग चीजें डालते हैं तो इससे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बताना है कि इस सेग्रीगेशन का क्या फायदा होगा। क्वेश्चन है, इट कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश, इट क्रिएट्स टॉक्सी टॉक्सिटी इन सराउंडिंग्स। जो भाई सेग्रीगेशन है, जो अलग अलग करके चीजों को, वेस्ट को डालना है, इससे आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक हो जाएगा, नहीं, गलत बात है।
इट इंक्रीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी गलत है। जो चीजों को अलग अलग करके रखते हैं वेस्ट को, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, नो गलत है। इट कंटिन्यूअस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये कहता है कि इससे जो है जो वाटर बॉडीज हैं उनमें संक्रमण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, नो ये भी गलत है। तो उत्तर सही हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। और आंसर क्या होगा, इट कीप्स द एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रिसाइकिल प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना जो है डिफिकल्ट क्यों है। जैसे हमारी कैरी बैग होता है ना, कैरी बैग हम रखते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग ना, तो उसको हम रिसाइकिल जो है डिफिकल्ट क्यों है उसको करना, क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन। तो जो प्लास्टिक जो होती है, कोई भी आइटम है प्लास्टिक का, जैसे हमारे घर में डिब्बा होता है प्लास्टिक का, या फिर कोई बकेट होती है, और एनी अदर थिंग्स, इनमें क्या होता है, प्लास्टिक जो बनती है वो पॉलीमर से बनती है। किससे बनती है, पॉलीमर से बनती है। पॉलीमर के रेजिन होते हैं और जो कि वेरी डेंजर होते हैं, इसीलिए ये है, इनको हम जो है रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसाइकिल का मतलब होता है कि एक चीज को दोबारा से अ, उसको साफ सुथरा करके या कुछ और इस तरीके से केमिकल रिएक्शन से उसको यूज में लाना। तो वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें पॉलीमर रेजिन होते हैं। 10th क्वेश्चन है, हैजार्डस वेस्ट दैट पोजेज अ थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ इज लिस्टेड अ फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, गंभीर। हैजार्डस वेस्ट मतलब होता है कि जो खतरनाक जो कचरा होता है वो क्या है कि हमारी सेहत के लिए, पब्लिक जो हेल्थ है उसके लिए क्या है, गंभीर है, घातक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। अब जो खतरनाक जो वेस्ट है वो हमारे पब्लिक जो है उसके लिए घातक सिद्ध होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है हैजार्डस वेस्ट का। ड्राइड लीव्स, नो, ड्राइड लीव्स जो है हैजार्डस नहीं है। इनको हम कंपोजिट में जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ग्लास बोतल, बैटरीज एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये भी नहीं है। बट बैटरीज जो है, बैटरीज में केमिकल होता है, रासायनिक जो है रसायन होते हैं, केमिकल होता है, वो जो है हमारी पब्लिक के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैटरीज जो है हैजार्डस वेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन बिहाइंड येलोइंग ऑफ ताजमहल इज। ताजमहल हमारा जो है पीला पड़ रहा है, उसका कारण क्या है। पहली बात है एसिड रेन। एसिड रेन, अब ये एसिड रेन होती कैसे है, एसिड रेन जब होती है वो इसका मतलब होता है कि ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, पहले बात है आगरा में। आगरा के आसपास ढेरों फैक्ट्रीज हैं, और वहां से फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता रहता है, और वो धुआं जाके आसपास के एनवायरनमेंट में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ वही जो केमिकल्स जो है ऊपर हवा में लटके हुए थे वो पानी के साथ मिलके नीचे आ जाते हैं, और वो ताजमहल पर गिरकर उसके जो संगमरमर है उसको पीला कर रहे हैं। उन केमिकल्स में सबसे जो डेंजरस थिंग है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड ही वो ताजमहल को पीला कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट कलर ऑफ द AQI, AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी क्वालिटी इंडेक्स। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाया जाता है। आजकल भी आप देखने सुनने में मिलेगा, दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब हो गया। लोग जो है बाहर भी नहीं निकल पा रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो ये हर साल 200 से भी पार हो जाता है। 200 से पार मतलब कि वो बिल्कुल रेड जोन में आ जाता है दिल्ली, और लोगों को हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है कि वो मास्क लगा कर जाएं या फिर घर में ही रहें। यहाँ उसी की बात की गई। व्हाट कलर ऑफ द AQI लेट अस नो दैट द एयर आउटसाइड इज अनहेल्दी। AQI में कौन सा जो सिग्नल है वो भी ये बताता है कि बाहर की एयर जो है अनहेल्दी है। अब यहाँ पर ना एक मीटर लगा होता है, उस मीटर की ऐसे जो है एक जैसे हमारी घड़ी में वो होती है, स्टिक होती है, वैसे ही उसमें भी दिखाई जाती है, और उसका ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से। यहाँ डिफरेंट कलर्स उसमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर ये शो करता है कि एयर जो है हमारी वो गुड है हमें सांस लेने के लिए, और उसका जो रेशो होता है वो होता है 0 से 50। 0 से 50। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आता है हमारा येलो कलर। यहाँ पर आता है येलो। येलो कलर का मतलब होता है कि ये 50 से 100 पॉइंट तक जाता है। इसका मतलब होता है कि एयर जो है मॉडरेट है, हम आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। व्हेन वी गो अप टू 100 और 250, तो इसका मतलब हो जाता है कि एयर जो है बाहर की अनहेल्दी है। तो तीसरी जो कैटेगरी आती है, पहली कैटेगरी में ग्रीन या फिर ब्लू होता है, दूसरी कैटेगरी में येलो, तीसरी कैटेगरी आती है ऑरेंज की। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टिक करना है। ऑरेंज कलर जो है शो करता है कि बाहर की जो एयर है वो अनहेल्दी है। इससे आगे भी ग्राफ होता है, 150 से 200 जाएंगे तो उसमें आ जाएगा हमारा येलो कलर, और सॉरी जो है रेड कलर आएगा। रेड कलर के बाद एक कलर और होता है पर्पल कलर। पर्पल कलर भी होता है इसमें। तो ये ढेरों कलर होते हैं, तो उस हिसाब से आप पता लगा पाएंगे, बट आंसर इज ऑरेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 नंबर। दिस पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। यहाँ कुछ जो है पोल्यूटेंट के नाम दिए गए हैं। और ये जो प्रोड्यूस होता है वो तब होता है जब पेट्रोल और डीजल को हम कंप्लीट बर्निंग नहीं करते हैं, दैट इज पॉइजनस गैस। और जो उसको जलाने से, आधा जलाने से जो गैस बनती है वो बड़ी जहरीली गैस होती है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। और जो है वो जो गैस है वो क्या करती है, वो रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन, किसमें से, जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको कम कर देती है, और उससे इंसान की डेथ तक भी हो जाती है। तो उस गैस का नाम, उस पोल्यूटेंट का नाम बताना है, तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेथ का कारण भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ये मतलब पेट्रोल और डीजल को इनकम्प्लीट बर्न करते हैं तो उससे ये गैस बनती है, और ये क्या करती है, हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, और इससे क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और दम घुट जाता है, और दम घुटने से हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following measures can be taken to reduce indoor air pollution? हमने अपने घर का जो पोल्यूशन लेवल है उसको हमने कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप दिए गए हैं यहाँ पर। तो स्टेप हैं यूजिंग चिमनी और एग्जॉस्ट फैन व्हाइल कुकिंग। ये तो बिल्कुल सही बात है। जब भी हम अपना घर में खाना बना रहे हैं, यदि हम अपने घर में चिमनी और एग्जॉस्ट फैन का यूज करेंगे तो उससे क्या है, हमारे घर का टेम्परेचर जो है बैलेंस रहेगा। रेगुलरली क्लीनिंग ऑफ द हाउस एंड फर्निशिंग, ये भी सही बात है। यदि हम अपने घर में रेगुलर सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और जो है पोछा लगाएंगे, जाले वगैरह उतारेंगे, तो इससे जो है फिर भी हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम रहेगा। यूजिंग नेचुरल क्लीनर इंस्टेड ऑफ केमिकल क्लीनर, ये भी सही है। यदि हम नेचुरल क्लीनर को यूज करेंगे तो उससे भी हमारी एयर पोल्यूशन जो है ठीक रहेगी। ऑल ऑप्शन लिस्टेड अबव, अब ये कह रहा है कि सारे ठीक हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जो है डी इज द करेक्ट आंसर, कि यदि हम इन सबको यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन को कम किया जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अमंग अबाउट स्मोक? स्मोक के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? स्मोक इज derived फ्रॉम फॉग। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, दैट इज ट्रू। स्मोक जो है वो धुएं और जो है फॉग का एक कॉम्बिनेशन है। सो आवर आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। सोलर कुकर, आप सभी ने देखा ही होगा कि सोलर कुकर जो होता है उसमें जो है सोलर एनर्जी से खाना तैयार किया जाता है। वाई इज ब्लैक कलर यूज्ड इन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द सोलर कुकर? जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर जो है जो वॉल होती है कुकर की, उसको ब्लैक कलर क्यों किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, इट मैचेस द एम्बियंस ऑफ सराउंडिंग्स, इट रिड्यूस स्पॉट टू इन कुकर। नो, स्पॉट को कम नहीं करता।
इट एब्जॉर्ब मोर हीट, दिस वन इज द करेक्ट। जो ब्लैक कलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप देखेंगे कि जो है गर्मी के मौसम में यदि हम ब्लैक शर्ट पहनेंगे तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। बट दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो व्हाइट शर्ट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वे जो व्हाइट शर्ट है वो जो है हीट को वापिस भेज देती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती है बल्कि रिड्यूस कर देती है। तो इसीलिए जो है कुकर में अंदर की जो वाल है कुकर की उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच एनर्जी इज यूज्ड इन विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे जो बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं विंड एनर्जी के, उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है कौन सी एनर्जी का यूज किया जाता है? तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ही हम जो है यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 के बाद? 17 इसी के नीचे ही है, एक क्वेश्चन और है 16 के नीचे, 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज लेस एनर्जी। अब इनमें से आप देखेंगे कि आजकल सब के सब जो है लाइट एनर्जी के लिए, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए घर में यूज किए जाते हैं। जैसे एलईडी है ना, लाइट इमिटेड डायोड, इसको हम एलईडी लाइट बोलते हैं। फ्लोरोसेंट बल्ब, एक फ्लोरोसेंट बल्ब भी आते हैं। कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, जिसको हम ये सीएफएल बोलते हैं। सीएफएल है, ये एफएल है ना, फ्लोरोसेंट बल्ब हो गया। ठीक है। और इसके बाद है फोर्थ, ये जो हमारे घर में बड़े बड़े बल्ब होते हैं येलो कलर के। तो सबसे कम जो एनर्जी यूज, मतलब कि एनर्जी यूज करता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज लेस एनर्जी, है ना, एनर्जी सबसे कम कौन सा यूज करता है जिससे कि हमारा बिजली का बिल कम आए? तो दैट इज एलईडी। आजकल ध्यान देंगे तो सभी घरों में मोस्टली एलईडी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये जो है सबसे कम एनर्जी यूज करती, कंज्यूम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, टाइगर एंड चीताज आर एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? वो मतलब कि जो सिर्फ मीट खाते हैं, है ना, ये जो है मीट पर ही डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ऐसे ढेरों एग्जांपल है, जैसे हम बात करें शेर की, और इसके बाद है टाइगर है, इसके बाद जो है वुल्फ है, लेपर्ड है, और जो है हाइना है। तो ये सब यहाँ ऑप्शन दिए गए, दीज आर कार्निवोर्स। बट डियर जो होता है ये ग्रास पर डिपेंड करता है, ये जो है हर्बीवोर्स है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द स्टैच्यूरी बॉडी। एक स्टैच्यूरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एनर्जी इफिशियंसी इन इंडिया। एक संवैधानिक जो बॉडी है सरकार के द्वारा बनाई गई है, संविधान के द्वारा, और वो क्या करती है, प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंडिया में। दैट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। 21st क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हॉट स्प्रिंग एंड स्टीम फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। मान के चलिए कि जो अर्थ के अंदर जो है हॉट स्प्रिंग है या जो स्टीम है, उससे हमने जनरेट करनी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको विच एनर्जी इज यूज, तो वो कौन सी एनर्जी है जिसके द्वारा हम अर्थ के अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी है, जो गर्मी है ना, अंदर से हमारी अर्थ आज भी गर्म है, तो उसके लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? तो वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग झरने, जो हमारे जो धरती के अंदर से भाप निकलती रहती है। 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा बनाई जा सके, बट नॉन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी होती है जिसको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो ऐसी कौन सा सोर्स है? विंड, सन, फॉरेस्ट, और एक है कोल। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आंसर होगा वो होगा कोल, जो मतलब कोयला। कोयला एक ऐसी चीज है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ
नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये यदि एक बार खत्म हो गए तो इनको बनाना बहुत सालों की प्रोसेस है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड है, सन लाइट है, ये तो जो है वी हैव इन a huge amount. Question number 23rd. Endangered species are those which. Endangered species कौन सी होती हैं उनके बारे में बताना। इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी जानवरों की प्रजातियां जो क्या है, जिनका खत्म होने का खतरा है। तो इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा, आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने के कगार पर हैं उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड। इससे भी आगे एक शब्द यदि लगा दिया जाए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, तो वो हो जाएगा कि मतलब वो बिल्कुल ही क्या है, खत्म हो गई है। ठीक है, बट यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज पूछी गई है तो ए आंसर हो जाएगा, आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, जो मतलब खत्म होने की कगार पर हमको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन 24th है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया स्टैंड्स एट फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। यहाँ लिखा है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ फर्स्ट नहीं है। 2023 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया फोर्थ पोजीशन पे था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलमेंट करने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज इनहेंस्ड इट्स टारगेट टू इंस्टॉल 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। नो, यहाँ पर भी ये गलत है, क्योंकि इंडिया ने जो टारगेट रखा था रिन्यूएबल एनर्जी से वो रखा था 500 गीगावाट, और वो भी 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। तो यहाँ 450 लिखा है तो इसके हिसाब से दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे नहीं था, 2023 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार, डेटा के अनुसार इंडिया फोर्थ पोजीशन पे था। और इंडिया ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने का टारगेट जो रखा था वो 450 नहीं रखा था बल्कि 500 गीगावाट रखा था। और ये प्लान किया है कि हम 2030 तक ये हम अचीव कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शन अबव लिस्टेड अबव। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सन टू प्रोड्यूस 1 ईयर्स वर्थ ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑन अर्थ। यहाँ लिखा है कि यदि अर्थ पर टोटल एनर्जी जितनी लगती है एक साल में खर्च करने पर, वो प्रोड्यूस करने में सन को कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर आएगा 60 मिनट्स। जितनी एक घंटे में सन एनर्जी को उत्पन्न करता है ना, तो उतनी एनर्जी अर्थ पर पूरे एक साल भर चलेगी। तो यहाँ यही दिया गया है, 1 ईयर्स वर्थ ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। एक साल में जितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर कंजम्पशन होती है, मतलब खर्च होती है, उसको बनाने में सन को कितना समय लगेगा। तो आंसर विल बी 60 मिनट्स 1 आवर। तो चलिए, आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो अब हम जो अगले जो क्वेश्चन बच गए हैं 26 से 50, ये हम इसके सेकंड पार्ट में सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही मजेदार लगे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम एंड यू आर न्यू ऑन आवर YouTube channel, so do subscribe the channel and hit the bell icon. Share with your friends as much as possible. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye and thank you.